वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। और हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था टाइम डोमेन एनालिसिस। आप लोग को समझ आ रहा होगा, मैंने पहला फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था उसका मैंने आपको करा दिया था अच्छे से। अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। उसमें देखेंगे कैसे इंपल्स रिस्पॉन्स जब देंगे, इंपल्स इनपुट देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, यूनिट इनपुट देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट करके बताइए। प्रॉपर आपको समझ आ रहा है तो हमको उससे मेरा फीडबैक मिलेगा कि उससे मैं इंप्रूव करूंगा, अपने आप को ज्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा आपको। अगर आप प्रॉपर समझ आ रहा है तो और ज्यादा अच्छे से कोशिश करूंगा, तो और मेहनत करूंगा और उस पर आपको अच्छे से दे सकूं कंटेंट, ठीक है। तो आप बस कमेंट करके बताते रहिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोग को। क्लियर है? तो हम लोग आज देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हम लोगों ने देख लिया था, एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर आप जानते ही क्या होता है, बताइए क्या होता है। मैंने उस दिन बताया था आपको कि ऑर्डर कैसे होता है, कैसे डिसाइड होता है किसी भी सिस्टम का। तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग पोल्स से दिखते हैं। मतलब एक पोल्स हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर, दो पोल हुआ तो सेकेंड ऑर्डर, तीन पोल हुआ थर्ड ऑर्डर सिस्टम हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर। मतलब यहाँ सेकेंड ऑर्डर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम लोग का दो पोल होगा वहां पे। क्लियर है? तो अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, क्लियरली देखिए। तो ब्लॉक डायग्राम अगर इसमें हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए। मैं बाय डिफॉल्ट यूनिटी फीडबैक ही चल रहा हूं, यूनिटी फीडबैक लेके चल रहा हूं। ये जी ऑफ एस है और यहां पे ऐसे रहता है प्लस या इनपुट रहता है आर ऑफ एस, यही ना रहता है, बताइए आप लोग। और ये नेगेटिव यूनिटी फीडबैक है, ठीक है। और ये है ये सी ऑफ एस है। क्लियर? यहाँ पे अब यहाँ पे जी ऑफ एस जो है बोले तो यहाँ पे तो एच ऑफ एस भी वही है, तो ये हो जाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। नहीं होगा कि नहीं, बताइए। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, यही तो होगा ना। यहां से आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है। अब एच ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो जी ऑफ एस ही बचेगा हमारा। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको एज्यूम करते हैं, ये लेके चलते हैं, ये होता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन एस। ये हम मान के चल रहे हैं हमारा ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपको सब समझ, ये हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे इसका ये सिस्टम हम लिए हैं, तो इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालें, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम निकाल रहे हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम क्या होता है बताइए आप लोग। सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू ये जी ऑफ एस, ये जी ऑफ एस है। और यूनिटी के लिए होता है क्या, यूनिटी और नेगेटिव फीडबैक है तो जी ऑफ एस ही आएगा यहाँ पे। एच ऑफ एस तो वैल्यू 1 हो जाता है, एच ऑफ एस वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अब जब इसका वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा यहाँ पे, इस जगह पे अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा यहाँ पे, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट बताइए यहाँ पे। ये आप पुट करके देख लीजिएगा। यहां अगर आप इस वैल्यू को ये जी ऑफ एस था, इसको अगर यहाँ पे पुट करते हैं आप यहाँ पे और यहाँ पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, कुछ आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली ये इक्वेशन मिलेगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमको ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। जैसे वहां पे निकाला था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, 1/1 प्लस एच टाउ आया था, ये तो आया था ना। तो यहां पे भी वही हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यहां पे भी ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, ये हमको ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे लग रहा है दो नया टर्म मिल गया। आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे दो नया टर्म मिल गया, एक जीटा ऐसे हम बना रहे हैं, देखिएगा ऐसे बनाते हैं जीटा। क्लियर है? इसको ध्यान में रखिएगा, जीटा है ये, इसको बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं? जीटा। और ये है ओमेगा एन। तो जीटा एक नया टर्म है, ओमेगा एन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इसका रेडियन पर सेकेंड, आपका रेडियन पर सेकेंड इसका ये यूनिट होता है। तो ओमेगा एन यहाँ पे नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जीटा जो होता है यहाँ पे, जीटा क्या है आपका, जीटा यहाँ पे डैम्पिंग कॉफिशिएंट, डैम्पिंग रेशियो बोलिए, इसको बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग
फैक्टर और स्लैश डैम्पिंग रेशियो, यहां पे पी छूट रहा है, पी डैम्पिंग रेशियो। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर अब यह ओमेगा एन जो है नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड, और जीटा जो है डैम्पिंग फैक्टर स्लैश डैम्पिंग रेशियो है, तो ये आपका ओमेगा एन और ओमेगा जीटा के, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जीटा क्या है, ओमेगा एन क्या है। ये दो नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दिख रहा है कि नहीं आपको बताइए, क्योंकि यहाँ पे एस का पावर क्या दिख रहा है, 2, मतलब दो रूट्स है इसमें, मतलब दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग जानते हैं किसके बारे में, हम लोग यहाँ पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिखे, ये तो लिख लिए, ये आया हमारा। अब स्टैंडर्ड, इसका डीसी गेन अगर निकालेंगे, इसका अगर हम, मैंने बताया था आपको सिस्टम, इसका डीसी गेन निकालें, अगर इसका डीसी गेन निकालिएगा आप, डीसी गेन निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, एस को 0 पुट करना है, तो एस को अगर 0 पुट कीजिएगा तो ये 0 हो गया, ये बचेगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे डीसी गेन क्या मिल गया, डीसी गेन 1 मिला इस केस में, ठीक है, डीसी गेन क्या मिला इस केस में, 1 मिला। अब यहीं पे अगर हम स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का लिखे ट्रांसफर फंक्शन, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हैं कि एक गेन आ जाता है, ये सिस्टम गेन है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये ट्रांसफर फंक्शन जो है के ओमेगा एन स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। ये यहाँ पे इसका के का वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, तो डीसी गेन यहाँ पे, तो ये भी गेन को ही रिप्रेजेंट करता है, डीसी गेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, कोई डाउट? क्योंकि अगर हम तो यहाँ पे के, अगर के इंट्रोड्यूस किए हम लोग, यहाँ पे इस केस में के 1 था और यहाँ पे के है, तो ये स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम अब थोड़ा डैम्पिंग रेशियो के बारे में जानते हैं, डैम्पिंग रेशियो क्या है एग्जैक्टली, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, डैम्पिंग रेशियो जो है अचानक से क्यों आ गया, समझ में आ रहा है ना, जीटा जो इसको बोलते हैं, ये जीटा जो है अचानक से क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो यहां पे देखिए डैम्पिंग रेशियो का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, पहले कुछ आप पॉइंट लिखिएगा। डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे पहला बात तो किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का वो परफॉर्मेंस को बताता है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। डैम्पिंग रेशियो डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो पहले यही लिखिएगा, परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है, परफॉर्मेंस ऑफ एनी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को नोट कीजिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या लिखिए, डैम्पिंग रेशियो जिसको बोलते हैं जीटा, डैम्पिंग रेशियो जो है, डैम्पिंग रेशियो जीटा जो है, जीटा जो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपका ये स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम को डिसाइड करता है, किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी को भी बताता है, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेबिलिटी को बताता है। तो डैम्पिंग रेशियो का दूसरा पॉइंट ये भी लिखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कैन बी डिसाइडेड बाय द जीटा, जीटा से द्वारा ही हम लोग इसको स्टेबिलिटी को भी जानते हैं। क्लियर? यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा दिया। अब कैसे, तो क्या क्या वैल्यू होगा जीटा का, तो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ये हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम जीटा का वैल्यू 0 लेते हैं, तो जीटा का वैल्यू अगर हम पहला केस ले रहे हैं जिसमें जीटा का वैल्यू 0 है, ये जीटा बनाया है मैंने, ये जीटा है, अगर ये जीटा का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में सिस्टम जो होगा, सिस्टम जो है, सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल, सिस्टम जो होगा वो मार्जिनली स्टेबल। जीटा इक्वल टू 0 पे सिस्टम जो है, मैंने क्या बताया, मार्जिनली स्टेबल होता है। तो मार्जिनली स्टेबल का मतलब क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल को, तो जिसमें पोल्स जो होते हैं, कंजुगेट पोल्स लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पे कंजुगेट पोल्स लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये मैंने बताया यहाँ पे एस प्लेन है, तो ये सिग्मा और ये जे ओमेगा है, ठीक है, ये एस प्लेन है, तो ये पोल्स जो है ऐसे लाई करेंगे और यहाँ लाई करेंगे, क्लिक है, जो भी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा -j कुछ भी, और यहाँ ये प्लस होगा तो ये -jx, क्लियर है। तो पोल्स जब भी इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करता है कंजुगेट पेयर्स, उसे कंजुगेट पेयर्स, तो वो हो जाता है मार्जिनली स्टेबल,
क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल। इसको नोट कीजिएगा। और ये कब होता है, जब जीटा इक्वल टू 0 हम लोग लेते हैं। आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहा है, देखिए ना, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड कर रहा है, जब जीटा का वैल्यू देंगे 0 हो रहा तो मार्जिनली स्टेबल होगा। अब मार्जिनली स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो पोज है, पोज शुड बी कंजुगेट, पोज लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, कंजुगेट पोज लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। तो कंजुगेट पोज जो है इमेजिनरी एक्सिस में लाई कर रहा है। दूसरा अगर हम केस ले, दूसरा केस क्या लेते हैं, जब जीटा जो है पॉजिटिव होगा, जीटा इज पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, जीटा अगर हम पॉजिटिव लिए तो सिस्टम जो है या ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हैं, सिस्टम जो है स्टेबल होगा, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसको यहां पे क्या होगा, पोज कहां लाई करेगा आपका, बताइए आप लोग बताइए। सिग्मा जो है जे ओमेगा यहां पे है, तो पोज जो है यहां पे कहां लाई करने वाला है, पोज जो है लेफ्ट हैंड साइड लाई करने वाला है, एक्स प्लेन का लेफ्ट हैंड साइड। बोले तो यहां पे कहीं इधर लाई करेगा, कहीं भी लाई कर सकता है, यहां भी लाई कर सकता है, कहीं भी पोल यहां लाई कर सकता है। बोले तो लेफ्ट हैंड साइड इधर लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। क्लियर है, इसको नोट कीजिए अच्छा से, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही नोट करना है आप लोग को कि लेफ्ट हैंड साइड किधर लाई करेगा। तो यहां पे जब स्टेबल केस होगा तो पोज जो है यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन लाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड। यहां ऑन द इमेजिनरी एक्सिस भी नहीं लाई करेगा, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस भी आप लाई नहीं करने वाला है यहां पे। तीसरा केस जो लेंगे, जीटा जो है अगर नेगेटिव होगा, जीटा क्या है, नेगेटिव होगा, तो सिस्टम क्या होगा यहां पे, सिस्टम जो है अनस्टेबल होगा, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और पोज कहां लाई करेगा, राइट हैंड साइड, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस नहीं, यहां भी एक्सक्लूडिंग इमेजिनरी एक्सिस, तो इधर लाई करने वाला है, ये साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। पोज जो है राइट हैंड साइड लाई करने वाला है। इसको नोट करके अच्छे से लिखिएगा। जब मार्जिनली स्टेबल होगा तो पोज जो है कंजुगेट पेयर्स जो है उसके ऑन द इमेजिनरी एक्सिस लाई करता है। अब जब जीटा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 लेंगे मतलब सिस्टम जो है स्टेबल लेंगे, तो स्टेबल होगा, उस केस में सिस्टम स्टेबल होगा और उसमें जो पोज होता है वो लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है, किसका, एस प्लेन का लेफ्ट हैंड साइड। ये एस प्लेन है, ये एस प्लेन है, अच्छे से इसको लिखिएगा। थोड़ा सा मैं हैंडराइटिंग गंदा हो गया है, लेकिन इसको अच्छे से लिखिएगा आप लोग। लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे लाई करता है और उसको स्टेबल पोज लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा और वो स्टेबल सिस्टम होगा। सिमिलरली जब जीटा नेगेटिव होगा तो सिस्टम जो है अनस्टेबल होगा और राइट हैंड साइड लाई करेगा। क्लियर है, तो ये था जीटा का इंपॉर्टेंस कि जीटा क्या इंपॉर्टेंस है, क्यू क्या होता है। तो जीटा जो है परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम बताता है, दूसरा स्टेबिलिटी जो है वो बताता है। परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड करता है वो अभी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जो बताया था, केस 1 केस 2 दो लेके बनाया था। पहले केस में क्या था, इंपल्स इनपुट के लिए लिया था। दूसरा केस क्या लिया था मैंने, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट के लिए लिया था मैंने, ठीक है। तो यहां भी हम लोग पहला केस जो लेंगे, यहां भी क्या लेंगे, एक अब नॉर्मल से डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्मल एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें एस प्लेन है। तो जीटा जब 0 इक्वल टू 0, ये एस प्लेन है, ये प्लेन है, ये सिग्मा है और ये जी ओमेगा है। तो जब जीटा इक्वल टू 0 है तो पोल्स यहां लाई करेंगे। क्लियर है, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। और जब जीटा जो है, जीटा जो यहां पे, जीटा इस लाइन में कौन लाई करेगा, फॉर जीटा ग्रेटर देन 0, और इस लाइन में कौन लाई करेगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेस देन 0 के लिए, नेगेटिव, जब जीटा नेगेटिव होगा। क्लियर है इतना सब, ये चीज है। अब लेते हैं पहला केस। पहला केस क्या लेने वाले हैं, पहला केस लेने वाले हैं जब ये आर ऑफ टी, पहला केस लेंगे, इंपल्स इनपुट लेते हैं, यूनिट इंपल्स इनपुट। बोले तो इंपल्स इनपुट अगर लेते हैं मतलब डेल ऑफ टी ये लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आर ऑफ टी जो है, आर ऑफ टी क्या हो गया, डेल ऑफ टी, ये लिए है। तो पहला जब डेल ऑफ टी लिए है हम लोगों ने, ये पहला उसमें भी लिया था, पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी यही लिया था। अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी यही आर ऑफ टी जो है डेल ऑफ टी लेंगे। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको पता ही है क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए, इसका हो जाता है 1। बताया था कि नहीं आपको, ये क्लियर होगा। अब यहां पे आपको क्या किया, हम लोग यहां पे जैसे वहां पे रेस्पॉन्स निकाले थे,
इंपल्स रिस्पॉन्स निकाले थे ना, मतलब सी ऑफ टी निकाले थे। इस केस में भी हमको सेम चीज कैलकुलेट करना होगा, देखेंगे कि क्या होगा उसका सी। क्लियर है? तो यहां पे ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा, इसको लिखिए यहाँ पे। तो सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यही है ना। अब ये आर ऑफ एस का वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है। पहला केस में किसका, इंपल्स इनपुट के केस की हम बात कर रहे हैं। तो आर ऑफ एस का वैल्यू क्या है, 1 है। तो सी ऑफ एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, सी ऑफ एस जो है बराबर हो जाएगा इसी का सेम बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे आपको डायरेक्टली यहां पे आप जीटा का इंपॉर्टेंस आएगा, आपको क्या आएगा, यहां पे आपको जीटा का इंपॉर्टेंस आएगा। ये जीटा है, ध्यान में रखिएगा, ये जीटा है। तो यहां पे आपको जीटा का इंपॉर्टेंस आएगा कि जीटा का वैल्यू जो है 0 है, ग्रेटर देन 0 है, 1 से लेस है कि इक्वल टू 1 है, और 1 से ग्रेटर है। ये 4 केस हमको कंसीडर करना होगा। पहला केस हम लेते हैं, इसके अंदर ही केस 1 के अंदर ही पहला जो है जीटा का वैल्यू अगर 0 होगा, 4 केस यहां पे हम लेके चलेंगे और चारों का वेव फॉर्म बनाएंगे, जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है। डायरेक्टली इसके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जब जीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या सीन होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम पहला केस ले रहे हैं जब जीटा इक्वल टू 0 है, तो सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, यहां पे बताइए, सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। जीटा का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ओमेगा एन स्क्वायर। हुआ कि नहीं? तो ये हो गया क्या, सी ऑफ एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा सी ऑफ टी, और ये क्या लग रहा है, इसको ओमेगा एन, इसको 2 बार ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना, ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन करके लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो एक ओमेगा एन, तो ये किसका लग रहा है आपको, याद आ रहा होगा कि मैंने कराया था आपको किसका, साइन ओमेगा टी का, याद आ रहा है। साइन ओमेगा टी यू ऑफ टी का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बताइए, ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही होता है। तो ये साइन का हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, एक ओमेगा एन बाहर हो जाएगा, तो एक ओमेगा एन यूज कर लीजिए, और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा एन टी और यू ऑफ टी, यही होता है कि नहीं। तो ये हो गया सी ऑफ टी, आपका यहां पर रेस्पॉन्स निकल गया, कब, जब जीटा इक्वल टू 0 है। अब जब इसका वेव फॉर्म आप बनाएंगे, वेव फॉर्म अच्छे से बनाइएगा, हम जो बता रहा हूं अच्छे से नोट कीजिएगा। ये नहीं कि इसमें आप शॉर्टकट करिए, शॉर्टकट करेंगे तो शॉर्टकट में चले जाइएगा, मतलब शॉर्टकट मतलब नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं ना, शॉर्टकट में समझ नहीं आएगा आपको। तो यहां पे थोड़ा इतना कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर ये इतना बहुत बड़ा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब इसका वेव फॉर्म अगर बनाते हैं हम, तो इसका पिक वैल्यू क्या दिख रहा है, ओमेगा एन, तो यहां पे ओमेगा एन बनाइए, ये भी ओमेगा एन होगा। क्लियर है? तो ओमेगा एन हो गया यहां पे। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, लेस देन 0 के लिए तो नहीं होगा क्योंकि u ऑफ टी है, बस वैलिड है किसके लिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए। इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बताइए बने कि नहीं, साइन का ऐसे ही बनता है कि नहीं, ये तो पता होगा कि साइन में कैसे बनता है। इसका ये हो गया सी ऑफ टी, क्या हो गया, सी ऑफ टी हो गया। इसको नोट कीजिएगा आप लोग अच्छे से, ओमेगा एन और ये माइनस ओमेगा एन है, और इधर जो है टी है, इधर क्या है, टी है। आपको इसका वेव फॉर्म मिल गया। आपको इसका वेव फॉर्म से क्या दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस ऑसिलेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है इनफिनाइट टाइम तक, इनफिनाइट तक चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब ओमेगा इक्वल टू, जब जीटा इक्वल टू 0 होगा, इस सिस्टम को बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड भी बोलते हैं हम लोग, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर है? तो ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर जीटा इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में कैसा ऑसिलेशन होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मारना होगा। इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। क्यों अनडैम्प्ड होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है, डैम्प नहीं हो रहा। कहीं डैम्प मतलब क्या होता है, ऑसिलेट करते 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 कुछ देर के बाद वो स्थिर हो जाएगा, मतलब
डिक्रीज करते जाएगा कंटिन्यूअसली। डैम्ड मतलब यही होता है, डैम्ड मतलब हो जाता है क्या, ऐसे ऑसिलेट करते 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 उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते करते लास्ट में उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ये होता है डैम्ड। और जब अनडैम्ड का बात कर रहे हैं तो वो सेटल डाउन कभी नहीं होगा, वो ऐसे ऑसिलेट करते ही रह जाएगा। समझ में आया? तो ये था पहला केस 1 में ही चल रहे हैं हम, किसका, इंपल्स इनपुट का बात कर रहे हैं, और उसमें जब जीटा इक्वल टू 0 होगा तब क्या कंडीशन आया वो यहां पे हम लोग देखें। क्लियर है? तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। वेव फॉर्म अच्छे से बनाइएगा, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको आपको भी नोट करना है अच्छे से। और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे और Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. आपको दिखाता हूं यहाँ पे, आपको क्या, आपको यहाँ पे और देखने को मिल रहा है आपको। अगर इसका रूट्स निकालें, इसका रूट्स निकालें C ऑफ S का, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये डिनोमिनेटर मैं भूल गया था वहां बताना, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। डिनोमिनेटर को ही मतलब ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर को हम बोल रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, ये है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो आ गया, इसका पहला इसी में चल रहा है, जीटा इसी में कंटिन्यू कीजिएगा, जीटा इक्वल टू 0 पे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है ये क्या आ गया आपका, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही आया कि नहीं आपका। अब इसका रूट्स निकालेंगे, बोले तो पोल्स, यही तो पोल्स देगा ना, पोल्स तो यही देगा ना आपका। अगर इसका पोल्स निकालेंगे तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर का इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जे ओमेगा एन आएगा कि नहीं, बताइए, प्लस माइनस जे ओमेगा एन आएगा। तो अब इसको प्लॉट करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, अगर हम इस प्लेन में प्लॉट करते हैं तो प्लॉट कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको प्लॉट करने में। ये सिग्मा और ये हो गया जे ओमेगा, और ये क्या है, इस प्लेन है, ठीक है। तो इसका प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया क्या, जे ओमेगा एन, और यहां पे अप्लाई करेगा माइनस जे ओमेगा एन। तो ये वेरीफाई हुआ कि नहीं, मैंने वहां पे क्या लिखाया था, याद कीजिए, जो इससे पहले मैं बताया था, उसमें क्या लिखाया था, जब जीटा इक्वल टू 0 होता है तो पोल्स जो है, कंजुगेट पोल्स जो है लाई करता है ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस में कंजुगेट पोल्स लाई कर रहा है एक दूसरे में, है ना। आज जब ऐसा कंडीशन होता है तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। मैंने लिखाया था ना आपको, ये होता है मार्जिनली स्टेबल। समझ में आया? तो ये सिस्टम जब जीटा इक्वल टू 0 होगा, वो अनडैम्प्ड, बहुत से क्वेश्चंस में बन सकता है, वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, उसका होता है, क्योंकि इसका अगर वेव फॉर्म बनाएंगे तो ऐसे हो जाता है। और जब इसका हम लोग प्लॉट करेंगे जीरो पोल्स को, तो वो आप देखेंगे कि कंजुगेट पोल्स लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस है, तो इमेजिनरी एक्सिस में लाइक कर रहा है तो ये मार्जिनली स्टेबल होगा। क्लियर? तो ये हुआ आपका। अब इसी में आपको पूछता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसी में पूछ देगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अगर इसी में आपको पूछता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो क्या होगा, हम हमेशा क्या देखेंगे, इमेजिनरी एक्सिस को देखेंगे। इमेजिनरी एक्सिस मतलब इमेजिनरी टर्म को देखेंगे, क्या देखेंगे, इमेजिनरी टर्म को देखेंगे। ये क्या है, ओमेगा एन, तो ओमेगा एन हो जाएगा। कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालने बोलता है तो हम क्या देखेंगे, इमेजिनरी टर्म को देखेंगे। क्लियर है? तो इमेजिनरी टर्म क्या है यहाँ पे, मतलब जैसे एस इक्वल टू कुछ भी होता है ना, सिग्मा प्लस जे प्लस माइनस जे ओमेगा, ऐसे ही होता है। तो हम जब भी पूछेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो उसके इमेजिनरी टर्म को देखेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, इमेजिनरी टर्म है, तो ओमेगा यहाँ पे एन हो गया इस जगह पे। तो फ्रीक्वेंसी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कुछ भी दे दिया, सिंपली एस इक्वल टू प्लस माइनस जे 2 दिया हुआ है, आपको बोलेगा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो आपको 2 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर हो जाए, डायरेक्टली आप देख बता सकते हैं। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, इमेजिनरी टर्म्स, इमेजिनरी टर्म्स का होता है, तो इमेजिनरी टर्म का, तो ओमेगा एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा। क्लियर? इतना चीज मैं एक चीज बता रहा हूं, इतना चीज कैसा लगा आप सब चीज बताइएगा हमको कमेंट करके। अब यहाँ पे अगर यहीं पे आपको टाइम कांस्टेंट पूछता, टाइम कांस्टेंट यहीं पे पूछता,
समझ रहे ना। तो टाइम क्वेश्चन मैं आपको क्या बताया था, पहला लेक्चर में ही बताया था टाइम क्वेश्चन क्या होता है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इधर आप नोट कर लिए, अच्छे से नोट कीजिएगा, मैं इधर रफ कर दे रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको टाइम कांस्टेंट पूछता है इसी चीज में, ये फ्रीक्वेंसी सबको, ये सब आज स्टार देकर नोट कीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, तो डिनोमिनेटर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे रूट्स निकाल दिया मैंने, ये प्लॉट कर दिया। अब इसी में इसको भी स्टार दे दीजिएगा, ये मार्जिनली स्टेबल होगा, कंडीशन लिखिएगा कि जीटा इक्वल टू 0 मार्जिनली स्टेबल होता है, तो उसका पोज जो होता है कहाँ लाई करता है, कंजुगेट पोज लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ये भी नोट कीजिएगा। ये भी नोट कीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ओमेगा एन होता है यहाँ पे इमेजिनरी टर्म। अब इसी में अगर आपके पूछता है टाइम कांस्टेंट क्या होगा यहाँ, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ होता है। और टाउ का मैंने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, यही बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, बताया था मैंने जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आया था। तो इससे क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स, क्लियर है, ये होता है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे कोई रियल रूट्स प्रेजेंट है क्या, क्योंकि एस का वैल्यू क्या दिख रहा है, प्लस माइनस जे ओमेगा एन दिख रहा है ना। अब यहां पे कहीं रियल दिख रहा है क्या, क्योंकि ये होता है ना अल्फा, सिग्मा जो है, सिग्मा ही तो इसका रियल रूट्स होता है। सिग्मा यहां पे क्या है, 0, तो सिग्मा इक्वल टू 0, क्लियर है। टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1/0, माइनस भी अगर रहता तो माइनस कुछ भी तो 0, तो क्या हो गया इन्फिनिटी। तो इस केस में टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्लियर, कोई डाउट। तो ये था आपका पहला केस जो इंपल्स इनपुट लिया था, उसमें पहला लिया था कंडीशन, जब जीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं हम लोग, सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग, पॉइंट दे करके आगे बढ़ेंगे। अब जीटा का रेंज को चेंज करते हैं, पहले 0 माने थे, अब जीटा को लेते हैं क्या, जीटा जो है दूसरा यहां पे केस लिखिएगा, जीटा जो है ये 0 से बड़ा होकर के लेस देन 1 तक, 0 से बड़ा होकर के लेस देन 1 यहां पे देखेंगे, ठीक है। अब इसका अगर आपको, इसका सी ऑफ एस क्या होगा, सेम वही हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन तो यही है, ओमेगा एन स्क्वायर यही हो जाएगा आपका, बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही तो सी ऑफ एस होगा ना। अब इसी इसका अगर आपको रूट्स निकालने बोलेगा, रूट्स बोले तो ये, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन का बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे सी ऑफ एस का नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन इसका। यहाँ पे बाय द वे आर ऑफ एस 1 है, इसलिए यहाँ पे सी ऑफ एस के बराबर भी हो जा रहा है, समझ रहे ना। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वही होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हुआ यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब इसका अगर हम रूट्स निकालते हैं, इसका रूट्स निकाले, एस का हम क्या कर रहे हैं, रूट्स निकाल रहे हैं, तो एस का रूट्स निकालिएगा, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं उतना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा इसलिए मैं रूट्स नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं आपका। इसका जो रूट्स निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, क्लियर है। तो ये इसका आपको खुद से वो ट्राई कीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट रूल जो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा करके खुद से वो ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपका ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब इतना आ गया तो ये हमारा इसका रूट्स है, ये किसका रूट्स है, इसका रूट्स है, क्लियर है। अब यहाँ पे एस का रूट्स निकल गया, जैसे वहां एस का वैल्यू निकाले थे तो क्या आया था, प्लस माइनस जे ओमेगा आया था ना जब जीटा इक्वल टू 0 था तब। अब यहाँ पे क्या होगा, एस जो है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर माइनस जीटा स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ये होगा क्या हो गया, रियल पार्ट्स, ये हो गया रियल पार्ट इसमें, और ये पार्ट हो गया इमेजिनरी, समझ में आ रहा ना। तो यहां पे आपको जीटा ओमेगा एन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, ये अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू जीटा ओमेगा एन, और इसको हम लोग क्या, इसका नाम क्या होता है, अल्फा इक्वल टू ये होता है एक्चुअल डैम्पिंग, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्चुअल डैम्पिंग। तो अल्फा का वैल्यू यहां पे हम नोटेशन दे रहे हैं, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, जीटा ओमेगा एन,
और इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डैम्पिंग। और दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं ओमेगा डी। ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा डी, तो यहां पे क्या हो गया ओमेगा एन, ये किसके बराबर हो गया जीटा स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग। समझ में आया? तो कुछ कुछ नए नए नोटेशन आ रहे हैं, आपको ध्यान में, नए नए टर्म्स यूज कर रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं डैम्पिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसको बोलते हैं एक्चुअल डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा डी जो है, डी लगा हुआ है मतलब ध्यान रखिएगा डैम्पिंग, ओमेगा एन मतलब नेचुरल, तो इस दोनों पे आपको डिफरेंस, एन मतलब नेचुरल और डी मतलब डैम्पिंग। ठीक है, तो कहीं पूछेगा तो दोनों का रिलेशन ये होता है ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं इस प्लेन में, अगर हम प्लॉट करें इस प्लेन में, अगर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा और ये हो गया जी ओमेगा। प्लॉट कर दीजिए इसको, बताइए कैसे होता है, बताइए, आप ही बताइए। यहां पे क्या दिख रहा है आपका, रियल पार्ट भी दिख रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी दिख रहा है। तो किधर लाई करेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन, मतलब इसको अगर हम लिखे तो यहां पे एक और लिख सकते हैं ना, एस इक्वल टू लिख सकते हैं ना माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, ये लिख सकते हैं नहीं, माइनस अल्फा को इसको रिप्लेस कर दिए जीटा ओमेगा एन को, तो ये माइनस अल्फा हो गया प्लस माइनस जे आई हो गया ओमेगा डी, तो इसको ओमेगा एन इसका इतना, तो ओमेगा डी लिख दिया मैंने। अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो क्या हो, माइनस अल्फा बोले तो यहाँ माइनस आई अल्फा होगा, और प्लस माइनस क्या बोल रहा है ओमेगा डी, तो यहाँ पे कहीं ओमेगा डी होगा जे ओमेगा डी, और ये हो गया माइनस कहीं पे माइनस जे ओमेगा डी, यही है। तो रूट्स कहां लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा यहां पे, इस जगह पे और इस जगह पे। क्लियर? तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, रूट्स कहां लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन कर रहा है ना। ये हो गया माइनस अल्फा, यहां पे ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी, और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी। क्लियर है? तो ये जो रूट्स लाई किया, ये क्या दिख रहा है, ये स्टेबल सिस्टम दिख रहा है कि नहीं आपको, स्टेबल सिस्टम दिख रहा है। क्लियर? क्योंकि हम क्या बताया था, स्टेबल सिस्टम के लिए जो भी पोल्स होता है किसका, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, वो अगर लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है वो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर है? तो इसका जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले तो क्या निकला हमारा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही तो आया था ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट किए तो हमको ऐसा मिला, इसका रूट्स यहाँ लाई कर रहा है। पहला केस में क्या था, इमेजिनरी एक्सिस में लाई कर रहा था, यहाँ पे यहाँ लाई कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ अगर आपसे पूछता है फाइंड टाइम कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था, अच्छे से निकाल के बताइए, आप खुद से पहले निकालिए। टाइम कांस्टेंट दैट इक्वल टू टाउ, टाउ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव रियल रूट्स। तो क्या आ गया, माइनस अल्फा है रियल नेगेटिव रियल मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स क्या है, माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा, तो क्या हो गया 1 बाई अल्फा, टाउ इक्वल टू 1 बाई अल्फा आ गया। ये है टाइम कांस्टेंट। फर्स्ट वाले केस में था इन्फिनिटी आ रहा था, क्योंकि वहां पे रियल पार्ट 0 था, इसमें रियल पार्ट है, तो हम यहाँ पे तो 1 बाई अल्फा, इसका क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप इसी में पूछते हैं आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, बताइए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा बताइए, दैट इज इक्वल टू ओमेगा डी रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा डी हम क्या बताए, इमेजिनरी पार्ट से डिसाइड होगा, इमेजिनरी पार्ट से डिसाइड होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ओमेगा डी है, तो ओमेगा डी इसका क्या हो गया, रेडियन, ओमेगा डी रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो आपको मैं बता रहा हूं, अच्छे से सीरियली नोट कीजिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि शॉर्टकट मारे, शॉर्टकट मारने में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा आप लोग को। अब इसका हम देखते हैं, अगर इसका ड्रॉ करके इसका आप रेस्पॉन्स निकालेंगे, सी ऑफ टी निकालते हैं, समझ में आ रहा है, सी ऑफ टी निकालते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसी में कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि इसको अलग बना दीजिएगा आप। क्लियर है? कोई डाउट यहां तो बताइएगा, डाउट पूछते रहिएगा आप लोग, ग्रुप में बस मैसेज करते रहिए, जो एफबी ग्रुप है आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपका लिंक उन सब दिया हुआ है, आप वहां ज्वाइन करके आप वहां जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं।
फोटो क्लिक करके, ठीक है। तो यहां पे अगर हम सी ऑफ एस दिया, सी ऑफ एस है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही तो था ना, क्लियर है। अब इसका अगर हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स, तब तो सी ऑफ टी मिलेगा ना, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे सी ऑफ टी। तो उससे पहले आपको कुछ अरेंजमेंट करना होगा, उससे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ अरेंजमेंट करना है, क्लियर है। तो यहां पे क्या अरेंजमेंट करना होगा वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे इसका अगर हम सी ऑफ एस निकालते हैं तो ये हो जाता है क्या, एस का तभी रूट्स क्या आया था, एस का रूट्स आया था माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, यही तो आया था ना, ये अल्फा है। तो यहां पे रूट्स क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी, ये एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, एस माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी, यही तो होगा ना, क्लियर है। तो यहां पे आपका ये हो गया, इसको इसका रूट्स जो है उसको उसके टर्म मिल गया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी है अल्फा का वैल्यू तो हम पता है, अल्फा का वैल्यू क्या है, जीटा ओमेगा एन, और इसका वैल्यू क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा, ये होता है। इसका वैल्यू सबका हमको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं रिजल्ट, क्योंकि अगर हम उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। तो इसका हम डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे, तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका सी ऑफ टी अगर हम निकालते हैं, इसका अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले, सी ऑफ टी क्या होता है, सी ऑफ टी हो जाता है ओमेगा एन बाई रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, इतना बड़ा रिजल्ट आया है, क्लियर है। ये आया इसका रिजल्ट, ओमेगा एन डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा एन डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी। अब ये हो गया आपका, इसका रिजल्ट आ गया, सी ऑफ टी का यही आता है। जब इसका इनवर्स लीजिएगा ना आप, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आपको ये मिलेगा ओमेगा इतना करके, जैसे वहां पे सी ऑफ टी निकाला था। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हम इसका डेरिवेशन करें तो आप कमेंट में बताइएगा कि नहीं सर इसका डेरिवेशन करके बताइए, मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, उसके अलग एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कैसे इसका डेरिवेशन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा है, उसको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा इसके, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं रिजल्ट। ऐसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, कोई भी एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। ओमेगा एन डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, क्लियर है। अब जब इसका वेवफॉर्म अगर आप बनाते हैं, इसका वेवफॉर्म बनाएंगे, इसका वेवफॉर्म अगर आप बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। यहां पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये e टू द पावर माइनस 80 होता है ना, e टू द पावर माइनस 80 क्या था, डिकेइंग सिग्नल है, डिकेइंग मतलब वो डिके करता है, ऐसे डिके करता है, ठीक है। ऊपर से साइन भी यहां पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, साइन भी लगा हुआ है। तो मतलब यहां पे इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, इसका वेवफॉर्म ऐसे बनेगा, ऐसे देखिए, जब मैं जैसे बना रहा हूं वैसे बनाइएगा, इसका वेवफॉर्म ऐसे बनेगा, साइन है तो साइन जैसा बनेगा, लेकिन वो घटते जाएगा एक समय और एक समय आकर के जीरो हो जाएगा। तो ऐसे इसका वेवफॉर्म बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बता रहा हूं मैं, ये जीरो है और ये हो गया सी ऑफ टी है। और मैंने क्या बताया था, स्टेबल सिस्टम होगा क्योंकि इसका पोज जो है लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहा है किसका, एस प्लेन का, तो ये स्टेबल सिस्टम है। और ये इसका देखिए वेवफॉर्म ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ई टू द पावर जीटा का क्या होता है, इसका वेवफॉर्म बनेगा तो ऐसे बनता है ना, ऐसे ही बनता है। और साइन का तो उसी से यहाँ पे आप अगर ये सब वैल्यू सबको पुट कीजिएगा तो आपको ऐसा वैल्यू मिलेगा, क्लियर है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखें, अगर टी की जगह पे जीरो पुट करके देखिए, चेक करने के लिए हम बता रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट कीजिएगा तो क्या होगा, साइन जीरो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो सी ऑफ टी जो है इक्वल टू जीरो पे जीरो हो गया, सी ऑफ टी इक्वल टू जीरो पे जीरो हो गया। सी जो है टी इक्वल टू इन्फिनिटी में, जब इन्फिनिटी में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
1/e⁻∞, यही ना आएगा। e⁻∞ क्या होता है? 1/e⁻∞। ये तो पावर क्या होता है? 2.7 इसका वैल्यू है, 2⁻7 का इंफिनिटी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? वही चीज यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी इसका 0, मतलब t = 0 पे भी 0 मिल रहा है और t = इंफिनिटी मतलब कहीं आके 0, मतलब वेव फॉर्म कहीं ऐसे ऐसे होकर 0 हुआ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बताना चाह रहा हूं? तो ऐसे हमारा वेव फॉर्म सब बनेगा। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? तो आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली कभी वेव फॉर्म से क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्टली आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना बोल देगा, फिर आपको पूछ देगा टाइम क्वेश्चन निकालिए, इसमें कैसे कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? सच्ची मैंने एकदम प्रॉपरली बताया, यहाँ पे कोई डिले या कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे और कुछ पूछता, हाँ जैसे वहां पे क्या था? अनडैम्प्ड था। वहां पे क्या था? अनडैम्प्ड सिग्नल था। वो अनडैम्प्ड मतलब कभी वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा था, कहीं पे डैम्प नहीं होता। इसको बोलते हैं हम लोग, जब जीटा इक्वल टू, दूसरा केस था ही है, जीटा जो है 0 से ले करके 1 तक, इसको बोलते हैं हम लोग अंडर डैम्प्ड सिग्नल। ये भी कभी पूछ देता, अंडर डैम्प्ड सिस्टम ऑसिलेशन, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, या सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड का मतलब वो ऑसिलेट कर रहा और एक समय पे वो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन सिस्टम बोल रहे हैं। क्लियर है? तो ये था आपका जो सेकेंड केस। अब स्टार्ट हम लोग करेंगे थर्ड से। अच्छे से सबको नोट कीजिएगा, ये अंडर डैम्प्ड एटली आपको पूछ सकता है 1 मार्क्स में, अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प। तो आपको यहाँ पे टिक मारना होगा जब जीटा इतना का वैल्यू। इसका रेंज भी देख लीजिए, 0 से 1 के बीच में इसका रेंज होना चाहिए। कोई डाउट? ठीक है, तो थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो है क्या है, जब जीटा इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। ठीक है,